हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुधिर वाहिनियों के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने रुधिर के बारे में पढ़ा था और रुधिर के संगठन के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में रुधिर समूह एवं रुधिर समूह की वंशागति के बारे में अध्ययन किया था तथा लास्ट टाइम हमने देखा था रुधिर का थक्का किस प्रकार से बनता है, थक्का बनने की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि मनुष्य के अंदर जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अंदर रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, वे वाहिनियाँ जो कि शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाने का कार्य करती हैं उन्हें रुधिर वाहिनियाँ कहेंगे। और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपको ध्यान रखनी धमनियाँ, दूसरी आपको ध्यान रखनी शिराएँ और तीसरी केशिकाएँ। 3 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। पहली धमनियाँ, दूसरी शिराएँ और तीसरी कौन सी हो जाएगी, केशिकाएँ उपस्थित होती हैं। इन रुधिर वाहिनियों की ओतिकी की बात करें, ओतिकी का मतलब क्या हुआ, आंतरिक संरचना। ओतिकी की बात करें, आंतरिक संरचना की बात करें तो धमनी एवं शिराएँ होती हैं। उन धमनी और शिराओं की ओतिकी होती है, उसमें 3 स्तर उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर की ओर स्तर उपस्थित होता है, उस बाहर के स्तर को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहा जाता है। तो सबसे बाहर का स्तर होगा जिसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जबकि जो मध्य का स्तर होता है उसे ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। तो मध्य का स्तर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, ट्यूनिका मीडिया के नाम से जाना जाता है। यह प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ जो पेशियाँ होती हैं उनसे मिलकर के बना हुआ होता है। और सबसे भीतर का स्तर होता है जिसे हम ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है। तो सबसे भीतर का स्तर होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है। तो ये 3 स्तरों से बना होता है। बाह्य स्तर जिसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहेंगे, मध्य स्तर जिसे ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है और सबसे आंतरिक स्तर होता है जिसे ट्यूनिका इंटरना कहा जाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, धमनियों के बारे में। तो ध्यान दीजिए धमनियाँ किन्हें कैसे हैं और शिराएँ किसे कहते हैं, उसके बाद हम केशिकाओं के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है धमनियाँ किसे कहेंगे, तो वे वाहिनियाँ जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं। यानी रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिनियों को, हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिनियों को, दूर ले जाने वाली वाहिनियों को हम क्या कहते हैं, दूर ले जाने वाली वाहिनियाँ या वाहिकाएं होगी उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। तो पहली बात ध्यान रखनी है धमनियाँ किसे कहेंगे, रुधिर को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। जबकि शिराएँ किसे कहेंगे, तो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय की ओर लाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, शिराएँ किसे कहेंगे और आपको ध्यान का धमनियाँ किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए धमनियाँ होती हैं उनकी आंतरिक संरचना आप देखेंगे और शिराओं की आंतरिक संरचना देखेंगे तो उसमें मुख्य डिफरेंस ये देखा जाता है कि धमनियों के अंदर जो आंतरिक अवकाश होता है वह आंतरिक अवकाश होगा, वह आंतरिक अवकाश संकरा होता है। तो इनमें आंतरिक अवकाश होगा वह कम चौड़ा होता है, यानी ये कम चौड़ा होगा। आपको ध्यान होगा धमनियों के अंदर रुधिर होता है वह अधिक दाब के साथ में पंप किया जाता है और अधिक दाब के साथ पंप किया जाना है तो उसमें जब जो अवकाश होगा उसका व्यास होता है, वह व्यास क्या होगा, आंतरिक अवकाश का व्यास होगा वह कम होगा, जिसके कारण से अधिक दाब के साथ रुधिर को प्रवाहित कर दिया जाता है। जबकि आप देखेंगे शिराओं के अंदर जो आंतरिक व्यास होता है वह व्यास क्या होगा, अधिक होता है। तो व्यास होगा वह अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक बड़ा होता है, अधिक होता है। और व्यास के बाद में उसके बाद बाहर का जो स्तर होगा उस बाहर के स्तर को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बाहर के स्तर को हम कहेंगे वह ट्यूनिका इंटरना कहेंगे। वह ट्यूनिका इंटरना इसमें कम चौड़ा होता है। तो ट्यूनिका इंटरना होगा वह इसमें क्या होता है, कम चौड़ा होता है। और सबसे बाहर का स्तर होता है उस सबसे बाहर के स्तर को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बाहर का स्तर होगा जिसे हम ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ये ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है वह इसमें चौड़ा होता है। तो ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया। ये बीच का भाग होता है ट्यूनिका मीडिया और सबसे अंदर का भाग होता है उसे ट्यूनिका इंटरना कहेंगे। और इसके अंदर क्या ध्यान रखना आपको, आंतरिक अवकाश।
और आंतरिक अवकाश होता है वह जो सिरा होगी उन सिरा के अंदर क्या होता है, अधिक होता है, जबकि इनमें आंतरिक अवकाश अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये हमें डिफरेंस ध्यान रखना है, किसके बारे में, सिरा एवं धमनी के बारे में ये डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि धमनियाँ होती हैं, उन धमनियों के अंदर जो बाहर की भित्ति होती है, बाहर का स्तर होगा कौन सा, दूसरा स्तर होता है ट्यूनिका मीडिया। ये ट्यूनिका मीडिया होगा वह इसमें क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना धमनियों के अंदर ट्यूनिका मीडिया होगा अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है, जबकि सिराओं के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया होता है वह अपेक्षाकृत क्या होता है, कम व्यास का होता है, छोटा होता है। और धमनियों के अंदर होता है यह प्रत्यास्थ होता है, किस प्रकार के ऊतकों से बना होता है, प्रत्यास्थ ऊतकों से बना होता है। दाब के साथ में रुधिर प्रवाहित किया जाएगा, एक बार दाब कम होगा, इसके कारण से ये कैसा होता है, प्रत्यास्थ होता है। जबकि यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो होता है वो किस प्रकार का होता है, सिराओं में अप्रत्यास्थ होता है। तो ये अप्रत्यास्थ होगा, ये हमें ध्यान रखना है। जबकि जो धमनियाँ होती हैं उनके अंदर किस प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ ऊतकों से निर्मित होता है। फिर उसके बाद में ट्यूनिका इंटरना, यह आपको देखना है जो अंदर की उपकला के रूप में कार्य करता है, तो आंतरिक उपकला के रूप में कार्य करता है उसे इंटरना कहेंगे। और इंटरना होता है उसकी मोटाई लगभग क्या होती है, समान होती है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, किसके बारे में, तो धमनियाँ एवं सिराओं के बारे में। अब ध्यान दीजिए धमनियाँ होती हैं, इन धमनियों के में अधिकांश धमनियों में कैसा रुधिर प्रवाहित होता है, शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, तथा इनमें कपाट उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें कपाटों का क्या होता है, अभाव होता है। तो कपाटों का क्या होगा, अभाव होता है। तो इसमें कपाट नहीं पाए जाएंगे, कपाटों का अभाव होता है। और इसमें केवल आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ी धमनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ी धमनी होगी उसे महाधमनी कहा जाता है। और महाधमनी होती है इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप किया जाता है। तथा दूसरी आपको ध्यान रखना है जो फफूसीय धमनी होती है, उस फफूसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रुधिर है वह हर फेफड़ा में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो धमनियाँ होती हैं उन धमनियों में कपाटों का अभाव होता है, परंतु जो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी एवं फफूसीय धमनी होती है उसके अंदर अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते हैं। तो इसमें कौन से कपाट उपस्थित होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, यह उपस्थित होते हैं। जबकि आप देखेंगे कि लंबी एवं जो नीचे की निचली जो सिराएं होती हैं उन सिराओं के अंदर क्या उपस्थित होती हैं, तो लंबी एवं निचली सिराएं होती हैं उनके अंदर जगह जगह पर कपाट उपस्थित होते हैं। तो इनमें क्या उपस्थित होंगे, कपाट उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए किसके बारे में, धमनियाँ होती हैं उनमें रुधिर होता है वह अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है, अधिक दाब के साथ क्या होगा, प्रवाहित होता है। जबकि सिराओं के अंदर रुधिर है वह धीमी गति से प्रवाहित होता है, यानी धीमी गति से रुधिर प्रवाह होता है। तो रुधिर प्रवाह होगा वह रुधिर प्रवाह कैसा होगा, धीमी गति से होगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि इसमें रुधिर है वो नीलों के द्वारा यानी हृदय के द्वारा पंप किया जाता है अधिक दाब के साथ में, और यहाँ पर रुधिर है वो आपको देखना धीमी गति से प्रवाहित होता है। और इसमें जगह जगह कपाट उपस्थित होंगे। कपाट क्या कार्य करते हैं, तो आपको देखते हैं कपाट होंगे ये रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकने का कार्य। यहाँ पर तो कपाट उपस्थित नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर कपाट उपस्थित होते हैं। कपाट होंगे जिसके कारण से रुधिर विपरीत दिशा में प्रवाहित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कोई दाब देने वाला नहीं है, दाब के साथ रुधिर प्रवाहित नहीं होगा, कम दाब के साथ प्रवाहित होता है सिराओं में, इस कारण से इसमें कपाट उपस्थित जिससे रुधिर का बैक फ्लो नहीं हो। जबकि यहाँ आप देखेंगे तो रुधिर का जो बैक फ्लो होता है वह नहीं होगा, क्योंकि अधिक दाब के साथ प्रवाहित होता है। और यहाँ पर दूसरी बात आप ध्यान रख सकते, ऑक्सीजनित रुधिर होता है, अगर विपरीत दिशा में प्रवाहित हो भी जाता है तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो एक आपको कारण ध्यान रखना, अधिक दाब के साथ प्रवाहित होने के कारण से इसमें कपाट उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि सिराओं के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, कपाट उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि महाधमनी होती है वह महाधमनी पूरे शरीर में रुधिर को पंप करती है। महाधमनी होती है वह आगे जाकर के धमनियों में खुलेगी, और धमनियाँ होगी वह छोटी छोटी धमनिकाओं में खुलती हैं। तो महाधमनी किस में जाकर खुलेगी, आगे जाकर के धमनियों में, और धमनियाँ होगी वह आगे जाकर किस में खुलेगी, तो आपको क्या ध्यान रखना है, धमनिकाओं में खुलती हैं। छोटी छोटी धमनियाँ होगी जिसे हम क्या कहेंगे, धमनिकाएँ कहते हैं। और धमनिकाएँ होती हैं वह आगे जाकर किस में खुलती है, केशिकाओं में खुलती हैं, कैपिलरीज में खुलती हैं। तो धमनिकाएँ होगी वह आगे जाकर किस में खुलती है, तो केशिकाओं में खुलती हैं। केशिकाएँ होती हैं यह आपको देखना है पतली भित्ति युक्त होती हैं। किस प्रकार की होगी, पतली भित्ति युक्त। और जो आदान प्रदान होता है वह रुधिर एवं जल का यह केशिकाओं के माध्यम से ही होता है। तो रुधिर के अंदर पोषक पदार्थ या जल होंगे, कोशिकाओं के मध्य उनका आदान प्रदान इन केशिकाओं के द्वारा होता है। इनके कारण से इनकी भित्ति कैसी होती है, पतली भित्ति होती है। और इस भित्ति में आपको जानना है जो ट्यूनिका एक्सटर्ना एवं ट्यूनिका मीडिया होती है, ये दोनों अनुपस्थित होते हैं। इसमें केवल ट्यूनिका, केवल कौन सी पाई जाती है, ट्यूनिका
इंटरना पाई जाती हैं। तो इसमें केवल ट्यूनिका इंटरना उपस्थित होती हैं, तो इनकी भित्ति में केवल ट्यूनिका इंटरना उपस्थित होती है। और आप ध्यान देंगे केशिकाएं होती हैं, उनमें रुधिर होता है, वह कम दाब से प्रवाहित होता है। रुधिर होगा वह कम दाब से प्रवाहित होता है। और केशिकाएं होती हैं, ये केशिकाएं पूरे शरीर में फैल करके और जाल का निर्माण करती हैं, जो कि कोशिकाओं के मध्य गैसों एवं अन्य पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है। तो धमनिकाएं होगी वह आगे जाकर किसमें खुलेगी? केशिकाओं में। जहाँ पर केशिकाएं और धमनिकाएं आपस में जुड़ती हैं, उनके मध्य आपको देखते हैं पेशीय वलन पाए जाते हैं। तो धमनियां एवं धमनिकाओं की संरचना होगी वह एक जैसी होती है, परंतु आपको ध्यान रखना है धमनियां और धमनिकाओं होगी उनकी संरचना में एक मुख्य डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि आगे से केशिकाएं जुड़ी होती हैं, जबकि धमनियां होती हैं वो महाधमनी से जुड़ी हुई रहती है। तो ये हमें केशिकाओं के बारे में ध्यान रखना है। और ये बहुत सारी केशिकाएं मिलकर के और किसका निर्माण करती हैं? सिरिकाओं का निर्माण करती हैं। बहुत सारी केशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी? सिरिकाओं का निर्माण करती हैं। सिरिकाएं उनमें खुलती हैं और सिरिकाएं होगी वो आगे जाकर किसका निर्माण करेगी? सिरा का। और सिरा होती हैं वह आगे जाकर किस में खुल जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है सिराएं होगी वो आगे जाकर के ऊर्ध्व एवं पश्चिम महाशिरा में खुलती है। ऊर्ध्व और पश्चिम महाशिरा होती है वह जाकर किस में खुलती है? हृदय में खुलती है। तो इस प्रकार से रुधिर का क्या होता है? परिवहन होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जो सिराएं होती है उनमें और धमनियों में क्या क्या डिफरेंस होता है और कितने प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। ध्यान दीजिए कि वे वाहिनियाँ जो रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती हैं उन्हें हम रुधिर वाहिनियाँ कहेंगे। रुधिर वाहिनियाँ होती है 3 प्रकार की होती हैं, धमनियाँ, केशिकाएं एवं सिराएं। वे रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को हृदय से दूर ले जाती हैं उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। वे रुधिर वाहिनियाँ जो शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हृदय की ओर लाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिराएं कहते हैं, वेंस कहते हैं। फिर उसके बाद में आपको देखते हैं धमनियाँ होती हैं। उन धमनियों की आंतरिक संरचना होती है, उसकी आंतरिक संरचना में जो आंतरिक अवकाश होता है वह छोटा, उनका व्यास कम होता है। का मीडिया होता है, उस मीडिया का व्यास होगा वह कहाँ पर अधिक होता है? तो यहाँ पर जो धमनी होता है उसमें अधिक होता है, जिसके कारण से अधिक दाब को यह ग्रहण कर सकती है। यहाँ ट्यूनिका मीडिया होता है, उसका व्यास क्या होगा? कम होता है। फिर उसके बाद में आपको देखना है वह ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है यह किससे बना होता है? तो आपको देखना है जो संयोजी ऊतक होते हैं और तंतुमय ऊतकों से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी होती है, और आप ध्यान देंगे हृदय की से फेफड़ों में रुधिर ले जाने वाली होती है उसे हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। इन 2 धमनियों के अंदर अर्धचंद्राकार कपाट उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद धमनियाँ होती हैं वह आगे जाकर के धमनिकाओं में खुलती हैं, और धमनिकाएं होती हैं वो केशिकाओं में खुलती हैं। और केशिकाएं होगी वह पूरे शरीर में जाल का निर्माण करती हैं, और छोटी छोटी केशिकाएं मिलकर के और सिरिकाओं का निर्माण करेगी। सिरिकाएं सिरा का निर्माण करेगी, सिरा महाशिरा का, और महाशिरा होती है वह हृदय में वापस खुल जाती है। तो इस प्रकार से रुधिर का प्रवाह होता है वह इन रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होता है। तो यह हमारा एक टॉपिक था रुधिर वाहिनियों के बारे में। नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे हृदय और उसकी संरचना के बारे में। थैंक यू।